जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर ऑन प्रेमिसेस कंप्यूटिंग। यहाँ पे आपने कंपैरिजन बताना है और आपने एडवांटेज बताने का, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं उससे क्या बेनिफिट मिलेगा जो हमें ऑन प्रेमिसेस पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, उसमें क्या है, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम सिंगल चूज करेंगे आंसर। यहाँ पे कह रहा है अवॉइड लार्ज कैपिटल परचेजेस, ऑन डिमांड कैपेसिटी। ऑन डिमांड कैपेसिटी, बिल्कुल ये भी हमारे पास एडवांटेज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। हम ऑन डिमांड चलते हैं, जब भी हमको जरूरत पड़ती है तभी रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अवॉइड लार्ज कैपिटल परचेजेस, ये भी हमारे पास एक एडवांटेज होता है क्लाउड के ऊपर, कि हम जो है ना वो हमारी जो कैपिटल एक्सपेंस होता है, इनिशियल एक्सपेंस होता है, वो नहीं होता हमारे पास। गो ग्लोबल इन मिनट्स, जी बिल्कुल ये भी होता है हमारे पास, हम मिनट्स में अपना रीजन चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी, ये भी मिलता है क्लाउड के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये सारे हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये सारे करेक्ट है, तो हमने ये वाला चूज करना है आंसर। What is the pricing model that enables AWS customers to pay for resources on a need basis? AWS के ऊपर हम पे किस तरह करते हैं, कौन सा मॉडल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं? तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल लिखे हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है पे एज यू बाय, पे एज यू डीकमीशन, पे एज यू गो एंड पे एज यू रिजर्व। तो हमने वो जगह इसको ऐसे ही पढ़ा है कि जहाँ पे हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम पे करते हैं पे एज यू गो बेसिस के ऊपर। हम जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे, ठीक है। तो पे एज यू गो आपको सब जगह देखने को मिलेगा। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेशन भी इंटरनेट से सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको पे एज यू गो ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है पे एज यू गो बेसिस। व्हाट आर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स? व्हाट आर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स? वो कह रहा है कौन कौन से क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, लेकिन आगे कह रहा है एक्सेप्ट, कि किस कौन सा हमारे पास क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल नहीं है। तो हमने पढ़ा था तीन तरह के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और फिर हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये तीन बेसिकली हमारे पास क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर। तो ये वाला नहीं हमने पढ़ा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये नहीं होता हमारे पास, ये वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा नहीं है। AWS owns and maintain the network connected hardware required for epic services, बिल्कुल ठीक है। कि AWS वाले जो होते हैं, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो ओन करते हैं जो फिजिकल डिवाइसेस लगी होती है डाटा सेंटर के अंदर, वो उनकी अपनी होती है, वो उनको ओन करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है जी। हम सिर्फ उनके ऊपर अपनी सर्विस को यूज करते हैं, ऑन एज यू पे बेसिस, एज यू गो बेसिस। विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर ऑन प्रेमिसेस? तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा बेनिफिट नहीं है, ठीक है, कौन सा बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट फ्रॉम मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिल्कुल ये भी बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास, हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट मिलता है यहाँ पे। ये क्या होता है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। इलेमिनेट गैसिंग ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी नीड्स, तो ये भी हमारे पास होता है कि हमें यहाँ पे कैपेसिटी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि हमारी कैपेसिटी कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हो रही होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी हो रही होती है, विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्किलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, इस तरह की सॉफ्टवेयर होती है। इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी, बिल्कुल क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमें स्पीड भी मिलती है और एजिलिटी भी मिलती है हमें। लास्ट वाला देखें, ट्रेड कैपिटल एक्सपेंस फॉर वेरिएबल एक्सपेंस, बिल्कुल कि हमारा जो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंस होता है वो नहीं होता, उसकी बजाय वेरिएबल एक्सपेंस होता है, जो हम सर्विस यूज करते हैं उसी को पे करते हैं। ये वाला नहीं होता, पे फॉर रैकिंग स्टैकिंग एंड पावर सर्वर्स। तो अभी हमने लास्ट हम स्कूल में बात की कि वहां पे जो फिजिकल डिवाइसेस लगी होती है ना, सर्वर लगे होते हैं, उनको कौन ऑन करता है या उनके लिए कौन पे करता है, वो AWS खुद उसको पे करते हैं, ठीक है। अगर कोई सर्वर में जो हार्डवेयर वहां पे लगे होते हैं, अगर उनको उन्होंने वहां पे लगाना है तो ऑब्वियसली एडमिशन वाले खुद पे करेंगे। पे करने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे, मेंटेन करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो बाकी जो है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला होगा, पे फॉर रैकिंग स्टैकिंग एंड पावर सर्विस।
ऑल आर बेनिफिट्स ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेप्ट, तो कौन सा बेनिफिट नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग का? आपने आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम के अंदर। आपसे पूछ रहा है तो आपसे ही पूछ सकता था कि कौन से बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है, आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ सकता था। लेकिन यहाँ थोड़ा वो घुमा के पूछ रहा है कि कौन सा बेनिफिट नहीं है, एक्सेप्ट आगे लगा रहा है। तो आपने टू चूज करने हैं, तो यहाँ पे देखें फॉल्ट टॉलरेंस डाटाबेस, बिल्कुल ये हमें मिलता है, ये बेनिफिट होता है, फॉल्ट टॉलरेंस वाला कंसेप्ट मिलता है, हाई अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास, और हमारे पास जो है ना टेम्पररी एंड डिस्पोजेबल रिसोर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो हाई लेटेंसी होगा, और ये वाला होगा मल्टीपल डॉक्यूमेंट साइकिल्स। हाई लेटेंसी क्यों होगा? क्योंकि AWS के अंदर हमें लो लेटेंसी देखने को मिलती है। लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लो लेटेंसी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई सर्विस यूज करेंगे तो आपको जल्दी रिस्पॉन्ड मिलेगा, ठीक है, आपको रिस्पॉन्ड जल्दी मिलेगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। हाई लेटेंसी का मतलब होता है कि आपको स्पीड कम मिलेगी, रिस्पॉन्ड देर से मिलेगा, तो ये नहीं होता क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो वहां पे हाई लेटेंसी नहीं होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, वहां पे लो लेटेंसी होती है। व्हाट इज नंबर वन रीजन बिजनेसेस आर स्विचिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे वो एक तरह का एडवांटेज पूछ रहा है आपसे कि क्या रीजन है कि आज के दौर के अंदर बहुत सारे बिजनेस या कंपनीज जो है वो क्लाउड के ऊपर मूव हो रही हैं। तो क्या यहाँ पे जो है ना वो बेनिफिट होगा? तो हमारा ऑटोमेशन भी हो सकता है हमारे पास, फाइनाइट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज, ये वाला बेनिफिट है, इंक्रीज पेन एजिलिटी, ठीक है। वैसे यहाँ पे और भी बेनिफिट है, ऑटोमेशन भी हो सकता है, इंस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, फाइनाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो मोस्ट यहाँ पे सुइटेबल है, प्रोमिनेंट आंसर है वो ये वाला है, इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी। ये कैसे पता चलेगा? जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना, जो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर की हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग के, जिनके पास नहीं है मुझे बता दें कमेंट करके, मैं आपको दे दूंगा स्लाइड्स। उसके अंदर ये चीजें क्लियरली लिखी हुई हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस हैं उसके अंदर चीजें क्लियरली लिखी हुई हैं, आप वहाँ पे नजर आ जाएंगे अगर आपने स्लाइड्स को अच्छे से रीड किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर हो ये वाला होगा। ट्रू और ट्रू और फॉल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स अ सिंपल वे टू एक्सेस सर्वर्स, ठीक है, स्टोरेज डेटाबेसेस एंड अ ब्रॉड सेट ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, बिल्कुल ठीक है। यू ओन द नेटवर्क कनेक्टेड हार्डवेयर, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन आगे वो गलत बात कर रहा है। यू ओन द नेटवर्क कनेक्टेड हार्डवेयर, तो अभी हमने बात की कि जो हार्डवेयर होते हैं फिजिकल, उनको हम ओन नहीं करते, उनको AWS वाले खुद ओन करते हैं, क्योंकि वो पे करके उसको बाय करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ उसके ऊपर सर्विस को यूज करते हैं। तो ये फॉल्स होगा, हमारे पास हम ओन नहीं करते उसको। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिजल्ट फ्रॉम एन, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है हैविंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर एग्रीगेट इन द क्लाउड, ठीक है। एक जिस तरह देखें, दो चीजें होती हैं कि अगर हम कोई एक चीज बाय करते हैं स्टोर से जाके, तो हम जो है ना वो लिमिटेड क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो हमें उसके ऊपर ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई जो हमारे पास होती है होलसेल मार्केट होती है, वहां से वो चीजें बल्क में बाय कर रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर हैवी डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह सेम जो है ना कॉन्सेप्ट रहता है क्लाउड के अंदर, कि अगर क्लाउड के ऊपर कस्टमर ज्यादा आ गए हैं, अगर कस्टमर ज्यादा आ गए हैं तो इसका मतलब है क्लाउड की सब्सिडी ज्यादा यूज होंगी, सबसे ज्यादा यूज होंगी, तो क्लाउड जो AWS वाले हैं उनको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसका मतलब है बहुत कॉन्सेप्ट आ गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। तो उससे क्या होता है कि AWS वाले अपना जो प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं अपने यूजर्स के दरमियान, मतलब आप कैश नहीं देते, आपकी सर्विस के अंदर आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो इसका मतलब है जितने यूजर्स इंक्रीज होंगे AWS के, उतना ही हमें सर्विस के अंदर प्राइस कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। व्हाट आर द थ्री वेज टू एक्सेस AWS सर्विसेज, तो ये तो पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन से तीन वेज होते हैं जिनके थ्रू हम अपने सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कंसोल, फिर होता है CLI, और फिर होता है SDK। तो ये तीन तरह के तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम अपने सर्विसेज को AWS को यूज कर सकते हैं। इसको अब सबमिट करके ग्रेड चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सर्टेन सर्विसेज लाइक EC2 एंड RTS यू कैन इन्वेस्ट इन रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, समटाइम हमने पढ़ा था कि जब हम इंस्टेंस टाइप चूज करते हैं तो इंस्टेंस टाइप के अंदर हमें डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आपने ऑन डिमांड यूज करना है, रिजर्व यूज करना है, स्पॉट यूज करना है, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो कह रहा है वहाँ पे जो हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिजर्व का, तो रिजर्व के कितनी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस आर अवेलेबल इन बट 3 पेमेंट ऑप्शन, तो खुद ही बता रहा है ये 3 पेमेंट ऑप्शन होते हैं। तो मैं बताता हूँ कौन से 3 पेमेंट ऑप्शन होते हैं हमारे पास रिजर्व के अंदर। तो हमारे पास एक होता है बिल्कुल ऑल अपफ्रंट पेमेंट होता है, पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट होता है एंड नो अपफ्रंट पेमेंट होता है। तो 3 तरह के ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं रिजर्व के अंदर, आपने याद रखना। आप जब MCQs कर रहे होते हैं तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो आप खुद से एक दो पढ़ के MCQs को जो है ना वो सोल्व कर लिया करें, उसके बाद देखा करें कि मेरा आंसर सही है गलत है, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ पहले आप खुद से किया करें। वीडियो को पॉज कर दिया करें, उसके बाद आप आंसर खुद से चूज करके उसके बाद आंसर देखा करें इसके। व्हाट टाइप ऑफ AWS डाटा ट्रांसफर इज फ्री फॉर Amazon S3, सिलेक्ट 3 ऑप्शन। तो कौन कौन से 3 हमारे पास फ्री होते हैं अगर आपने S3 यूज करें, तो कौन से 3 प्लान हमारे पास फ्री होंगे। तो ये पढ़ लें, डाटा ट्रांसफर इन टू Amazon S3 फ्रॉम इंटरनेट। अगर हम S3 के अंदर कोई अपलोडिंग कर रहे हैं तो वो फ्री होगा, डाटा ट्रांसफर इन फ्री होगा हमारे पास। अप टू 1 GB डाटा ट्रांसफर आउट फ्रॉम Amazon S3 टू इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट पे डाउनलोडिंग कर रहे हैं उसकी तो 1 GB तक फ्री होगा, ये भी फ्री होगा हमारे पास। आउटबाउंड डाटा ट्रांसफर फ्रॉम Amazon ये फ्री नहीं होगा, आउटबाउंड डाटा ट्रांसफर फ्रॉम Amazon टू क्लाउड फ्रंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्री होगा कि अगर आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं और क्लाउड फ्रंट के ऊपर आप कर रहे हैं, ठीक है, क्लाउड फ्रंट सर्विस होती है उसके ऊपर कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो भी हमारे पास क्या होगा, फ्री होगा। ये वाला फ्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि डाटा ट्रांसफर आउट होता है ना, आउटबाउंड डाटा ट्रांसफर होता है, वो फ्री तो होता है लेकिन विद इन द सेम रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं आउटबाउंड डाटा ट्रांसफर फ्रॉम Amazon ऐसे टू ऑल रीजन। तो ऑल रीजन जहाँ पे आ गया ये गलत हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम रीजन होता तो फिर जो है ना ये आंसर करेक्ट होता, क्योंकि जो डाटा ट्रांसफर आउटबाउंड डाटा ट्रांसफर होता है वो हमारे पास क्या होता है, फ्री तो होता है बट विद इन द सेम रीजन होता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑल रीजन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है ये तो गलत होगा, ये इनकरेक्ट है हमारे पास ऑप्शन। तो यहाँ पे जो फ्री ट्रांसफर डाटा है वो हमारे पास 3 ऑप्शन ही होंगे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और लास्ट वाला। ठीक है भाइयों। To receive a discounted rate associated with the reserved instance, you must make a full upfront payment for the term of the agreement। नहीं, ये वाला तो नहीं होगा, फॉल्स है ये वाला हमारे पास। देर इज नो चार्ज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्ट टू रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे बताना है कौन सी दो सर्विसेज हैं जिनके लिए मैं हमें पे नहीं करना पड़ेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। कंप्यूट सर्विस होती है, हमें पे करना पड़ता है। स्टोरेज सर्विस होती है, हमें पे करना पड़ता है उसके लिए। इनबाउंड डाटा ट्रांसफर ये फ्री होगा। आउटबाउंड डाटा ट्रांसफर ये डिपेंड करता है कि विद इन सेम रीजन हो रहा है या अक्रॉस डिफरेंट रीजन हो रहा है, तो इसको फिलहाल रहने दें। डाटा ट्रांसफर बिटवीन सर्विसेज, ठीक है, इसका मतलब ये है कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है S3 से निकल के क्लाउड फ्रंट पे जा रहा है, EC2 पे जा रहा है, तो वो फ्री होगा हमारे पास। इसको हम कहते हैं डाटा ट्रांसफर बिटवीन सर्विसेज। तो ये तो जो ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन, ये हमारे पास फ्री होंगे, अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे पे नहीं करना पड़ेगा। How often do you pay for compute resources from time you launch resources until you terminate with the help of pay as you go basis। तो कह रहा है पे एज यू गो बेसिस के अंदर आप किस तरह पे करते हो, तो हम जो ना सेकेंडली एंड आवरली पे करेंगे, हम जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे। सर सर जी। सर ये मैंने कल सेकेंडली एंड हावरली किया था, लेकिन ये इसने ना रॉन्ग बताया था, तो मंथली जो है ना इसका वो ये सही बता रहा है। चलो कोई बात, इसको हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट में सही है। जो गलत होंगे उसको फिर हम करेक्ट कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। समटाइम ऐसा भी होता है कि उनके अंदर कोई इशू आ रहा होता है प्लेटफॉर्म के अंदर, तो इसलिए वो हमें जिस तरह कल हमने वो MCQ कर रहे थे उसके अंदर इशू आ रहा था, वो जो पोस्ट वाला था जिसमें पोस्ट मैनेजमेंट वाला था। What AWS tool compares the cost of running your application in on-premises data center to running it on cloud? Select, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा बेनिफिट होगा कि हमारे पास जो है ना हम उसको यूज कर सकें, कौन सा ऐसा टूल है
जिसको अगर हम यूज करें तो हमें ये पता चलेगा कि अगर हम ऑन ट्रांसफर पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन को या क्लाउड के ऊपर कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट कम पड़ेगी। तो ये हमारे पास ये वाला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेटेड। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होता है, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमें क्लाउड के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है और ऑन ट्रांसफर के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। एज एडब्ल्यूएस ग्रोस, जैसे एडब्ल्यूएस ग्रो करता है, ग्रो का मतलब क्या है कि जैसे एडब्ल्यूएस कस्टमर बढ़ते हैं, the general cost of doing business is reduced and saving are passed back to the customer in the form of lower pricing of services. What is optimization? तो ये भी मैंने पढ़ा था, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है क्या, जैसे ही डब्ल्यू के कस्टमर बढ़ेंगे उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जैसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो अपने प्रॉफिट को आप अपने कस्टमर को पास बैक कर देंगे। किस तरह करेंगे कि आप उनके जो कस्टमर होंगे वो जो सर्विस यूज कर रहे हैं उनकी प्राइसिंग को कम कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। True or false, AWS offer the variety of services at no charge। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल VPC हो गया, IM हो गया, कंसोलिडेटेड बिलिंग हो गया, AWS इलास्टिक बेअंस्टॉक सारी लिखी हुई हैं। Although there is no charge for these services, there may be charge associated with other services used in conjunction। बिल्कुल ठीक है। वही कह रहा है कि कुछ सबसे ऐसी होती है जिस तरह क्लाउड फॉर्मेशन, स्केलिंग, बीन स्टॉक, IM, VPC, इसका कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इसका चार्ज होगा अगर हम इनके साथ एडवांस कोई और सर्विस को मिला के यूज करेंगे। जिस तरह आपने VPC बना लिया तो कोई चार्ज नहीं होगा। अगर आप VPC के अंदर कोई आप EC2 बना लेते हैं तो आपको फिर चार्ज पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप सर्विस को एडवांस लेवल पे यूज करोगे तो आपको चार्ज पड़ेगा। अगर आप बेसिक उनको बना के रख रहे हो तो आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा होगा ट्रू है जी, बिल्कुल। व्हेन आर फ्री डेटा ट्रांसफर एप्लीकेबल? तो फ्री डाटा ट्रांसफर सर्विस जो है ना कब एप्लीकेबल होती है, तो यहाँ पे देख लें। फ्री इनबाउंड डाटा ट्रांसफर अक्रॉस ऑल सर्विसेज इन ऑल रीजन्स। बिल्कुल ठीक है ये वाला। डाटा ट्रांसफर आउट अक्रॉस ऑल रीजन्स, तो ये नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, मैंने कहा था जो डाटा ट्रांसफर आउटबाउंड डाटा ट्रांसफर होता है वो विद इन सेम रीजन फ्री होता है, लेकिन ऑल रीजन फ्री नहीं होता। फ्री इनबाउंड डाटा ट्रांसफर टू Amazon, यहाँ पे बात कर रहा है फ्री इनबाउंड डाटा ट्रांसफर फ्रॉम S3 टू बिटवीन सेम सर्विस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी फ्री होगा हमारे पास। एक तो फर्स्ट वाला होगा जहाँ पे अगर हम डाटा ट्रांसफर इन कर रहे हैं, मतलब S3 के डाटा अपलोड कर रहे हैं, किसी भी रीजन से बैठ के कर रहे हैं तो वो फ्री होगा। इसी तरह अगर हम फ्री इनबाउंड डाटा ट्रांसफर फ्रॉम EC2 कि अगर हम हमारा EC2 पड़ा हुआ है और वो S3 के अंदर कोई डाटा को अपलोड कर रहा है तो उसके लिए भी ये फ्री होगा। तो ये तो जो प्लान है फ्री होंगे, बाकी हमारे पास जो है ना उसका कॉस्ट पड़ेगी। ट्रू और फॉल्स, अनलिमिटेड सर्विसेज आर अवेलेबल विया द AWS फ्री टियर टू न्यू कस्टमर्स। ठीक है, वो ये यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जब आप फर्स्ट टाइम AWS अकाउंट साइन अप करते हो आपको 12 मंथ के लिए फ्री टियर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, दिया जाता है, ट्रू है ये हमारे पास। ठीक है, सबमिट करते हैं इसको और ग्रेड चेक करते हैं इसकी। सर हमें अनलिमिटेड सर्विसेज मिलती हैं? अनलिमिटेड लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ यस सॉरी, सर। यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड नहीं मिलती है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने यहाँ पे ट्रू पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपने फॉल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, इसी तरह जब भी आपने क्वेश्चन को पढ़ना है तो अच्छे से रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें अनलिमिटेड नहीं मिलती है सर्विसेज। ठीक है, लिमिटेड सर्विसेज मिलती है, तो उसी को हम यूज करते हैं फ्री टियर के अंदर। तो ये फॉल्स होगा हमारे पास। आपने भी जो है ना अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है एग्जाम के अंदर। इस तरह सम टाइम वो कुछ कीवर्ड होते हैं वो स्किप हो जाते हैं, आपकी नजर में नहीं आते, तो इससे आप क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है। हमारा एक क्वेश्चन गलत है, उसको देख लेते हैं। नाइन्थ वाला कुछ गलत है हमारा। नाइन्थ वाला गलत है। अच्छा, कौन सा गलत है ये बता। ये कैसे गलत हो गया भाई? टू मेरा भी सिलेक्ट करने गलत हैं। हुआ था सर। फ्री इनवर्टर ट्रांसफर क्रॉस ऑल रीजन्स, ये तो ठीक है। फ्री आउटबाउंड ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। फ्री इनबाउंड ट्रांसफर फॉर EC2 इंस्टेंसेस, बिल्कुल ठीक है। फ्री आउटबाउंड ट्रांसफर विद इन द सेम रीजन। अच्छा, इसको ये कर लेते हैं फिर देखते हैं। अच्छा हारून, जो आप कह रहे थे वो सही है हमारा।
मुझे आप कह रहे थे ना कि आवरली एंड ईयरली, उसमें आवरली ही आएगा क्योंकि वो पे एज यू गो बेसिस की बात कर रहा है मैम। सर मैं एक सेकंड अपना चेक कर लूँ मेरा। कर ले, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका थर्ड वाला और फोर्थ वाला आएगा, लेकिन इसमें फर्स्ट वाला भी आ सकता है, लेकिन आई डोंट नो कि उसने क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये भी है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहा है ऑल सर्विसेज की, तो ऑल सर्विसेज जो होती है ना उसके लिए मे बी ये यहाँ पे गलत हो गया हो। अगर यहाँ पे ऑल सर्विसेज ना आता और सिंपल ये आ जाता कि फ्री इनबाउंड ट्रांसफर इन ऑल रीजन, तो फिर ये फ्री होता। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे बोला था कि जो इनबाउंड डाटा ट्रांसफर होता है वो फ्री होता है, बट जो आउटबाउंड डाटा ट्रांसफर होता है ना वो फ्री होता है बट विद इन द सेम रीजन। तो यहाँ पे सेम रीजन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास थ्री और फोर्थ वाला होगा। जी भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे देखें। विच कंपोनेंट ऑफ AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डज Amazon क्लाउड फ्रंट यूज टू इंश्योर लो लेटेंसी? तो यहाँ पे आप मुझे बता दें, आप भी पार्टिसिपेट करें यहाँ पे, कौन कौन सी सर्विस हम यूज करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि Amazon क्लाउड फ्रंट जो है ना वो क्या यूज करता है फॉर लो लेटेंसी। सर एजुकेशन। बिल्कुल। ठीक है, तो क्लाउड, उसने सर्विस का नाम खुद ही बता दिया, क्लाउड फ्रंट सर्विस होती है जो लो लेटेंसी के लिए यूज की जाती है क्लाउड के अंदर। बट उसने ये पूछा कि क्लाउड फ्रंट क्या यूज करता है, तो क्लाउड फ्रंट जो है ना हमारे पास एज लोकेशन को यूज करता है फॉर फास्ट डिलीवरी ऑफ डाटा। यू कैन रन एप्लीकेशन एंड वर्कलोड फ्रॉम अ रीजन टू मेंटेन लेटेंसी, इंक्रीज लेटेंसी, डिक्रीज या मेजर लेटेंसी। तो हमारी यही जो है ना हमारा होता है, हमारी जो प्रायोरिटी होती है वही होती है कि हम अपने यूजर को डिक्रीज है सर। जल्दी जो है ना वो डाटा ट्रांसफर करें। तो जल्दी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे लेटेंसी कम से कम आए हमें। तो हमारी यही हमारी जो है ना प्रेफरेंस होती है कि हम लेटेंसी को कम से कम रखें। ठीक है, तो उसके लिए हम डिफरेंट सर्विस का यूज करते हैं, क्लाउड फंड का यूज करते हैं, तो जिससे हमारी लेटेंसी कम होती है। लेटेंसी कम होगी तो हमारे यूजर को जल्दी रिस्पॉन्ड मिलेगा हमारी एप्लीकेशन से, जो भी हम सर्विस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर लेटेंसी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है यूजर को जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। ट्रू एक्सक्यूज और मी सर। फॉल्स? जी हारून, क्या कह रहे हैं? ये पिछला केसी नंबर क्या था? पिछला केस नंबर था हमारे पास 198। ठीक है सर। Each availability zone is designed to be isolated from failures in other availability zones. बिल्कुल ठीक है, ये वाला हमारे पास ट्रू होगा, क्योंकि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन होते हैं ना वो इस तरह से बनाए गए होते हैं, इस तरह डिजाइन किए गए होते हैं कि अगर एक फेलियर हो जाए तो उसकी वजह से दूसरे के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो ये ट्रू होगा यहाँ पे। Which of the following are geographic areas that host two or more AZ? उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं उसको हम बोलते हैं रीजन्स। तो सबसे पहले रीजन होते हैं, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या होता है, डाटा सेंटर होते हैं। डाटा सेंटर क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअली फिजिकल होस्ट पड़ा होता है, जिनको एडब्ल्यूएस वाले ओन करते हैं। ठीक है भाइयों। Dash means the infrastructure has built-in component redundancy and means that resource dynamically adjusts to increase decrease in capacity requirement। ठीक है, तो इसका जो है ना ये होगा फॉल्ट टॉलरेंस। जो फॉल्ट टॉलरेंट होता है उसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बिल्ट इन कंपोनेंट रिडंडेंसी, का मतलब अगर एक जो है ना वो फेल हो गया तो उसकी वजह से दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है दूसरे के ऊपर। अगर हमारे दो सर्वर चल रहे हैं और वहाँ पे ऑटो स्केलिंग यूज कर रहे हैं, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, अगर एक सर्वर खराब हो गया तो वो दूसरे को यूज करेगा। ठीक है भाइयों, और उसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंट। और हमारे पास जो स्केलेबल होता है, लास्टिंग स्केलेबल, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सोर्सेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी हो रहे हैं डिक्रीज भी हो रहे हैं। इसका ये मतलब फर्स्ट वाला होगा यहाँ पे। अवेलेबिलिटी जोन विद इन अ रीजन आर कनेक्टेड थ्रू लो लेटेंसी लिंक्स। बिल्कुल ठीक है, तो जो अवेलेबिलिटी जोन होते हैं उनको हाई प्राइवेट लिंक के थ्रू जोड़ा गया होता है, तो वहाँ पे लेटेंसी बहुत कम होती है उनके दरमियान। ठीक है, लेटेंसी कम का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपस में वो कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन उनके अंदर रिस्पॉन्ड जल्दी होगा। अगर वो एक दूसरे को पिंग करेंगे या डाटा ट्रांसफर करेंगे तो लेटेंसी कम होगी, तो डाटा जल्दी ट्रांसफर होगा उनके दरमियान।
तो वहां पर लेटेंसी कम होती है बिटवीन अवेलेबिलिटी जोन्स। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट अवेलेबिलिटी जोन्स इज नॉट ट्रू, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। जी, तो अवेलेबिलिटी जोन के जो दरमियान जो ना कौन सी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो ये बताना है आपने। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा विच इज ट्रू, ये पूछ रहा है विच इज नॉट ट्रू। तो ये भी आपने कोर्स से पढ़ना है एग्जाम के अंदर। समटाइम इस तरह कंफ्यूजन लग जाती है आपको कि आप नोट को स्किप कर जाते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग हाई स्पीड प्राइवेट लिंक्स, बिल्कुल उनको आपस में जोड़ा गया होता है विद हाई स्पीड प्राइवेट लिंक्स, तो ये तो नहीं होगा, ये ट्रू है। अवेलेबिलिटी जोन्स आर मेड अप ऑफ वन मोर डेटा सेंटर्स, बिल्कुल ठीक है। A data center can be used for more than one availability zones, इसको जरा क्लिक कर दें। लास्ट वाला देखें, availability zones are designed for fault isolation, तो ये भी ठीक है, तो उनके दरमियान fault isolation होती है, fault tolerant होता है उनके दरमियान। तो थर्ड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला जो है ना वो इनकरेक्ट है अबाउट अवेलेबिलिटी जोन। उसमें वो क्या कह रहा है, a data center can be used for more than one availability zones, so it is impossible। अगर एक डाटा सेंटर एक एसी के अंदर बना हुआ है तो वो वहीं रहेगा, दूसरे एसी के अंदर रेप्लिकेट नहीं होगा, कैसे हो सकता है। ठीक है, जिस तरह आप कह लें कि जिस तरह एक स्टोर बना हुआ है, कैश एंड कैरी बना हुआ है, तो वो फैसलाबाद के अंदर है, तो मैं कहूँ कि वो फैसलाबाद का पार्ट है, लेकिन वही सेम जो है ना कैश एंड कैरी लाहौर के अंदर लाहौर का भी पार्ट है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसकी कोई और ब्रांच बनी होगी वहां पे, लेकिन वही एक ही कैश एंड कैरी या एक ही स्टोर जो है ना दो मुख्तलिफ सिटीज का पार्ट नहीं हो सकता। सेम यही बात वो कह रहा है कि जो एक डाटा सेंटर लगा होता है वो दो अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट नहीं हो सकता, वो जहाँ पे है वहीं रहेगा, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में कोई दूसरा डाटा सेंटर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो ये वाला है, मतलब जो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला। व्हाट इज ट्रू अबाउट रीजन्स। ईच रीजन इज लोकेटेड इन अ सेपरेट जियोग्राफिक एरिया, ऑल रीजन्स आर लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन्स, नहीं ये तो नहीं होगा कि ऑल रीजन आर लोकेटेड इन अ वन स्पेसिफिक, ये तो नहीं होगा। ये हो सकता है ईच रीजन इज लोकेटेड इन सेपरेट जियोग्राफिक एरिया, ठीक है, ये होगा फर्स्ट वाला। टू सिलेक्ट करना है, तो आपने ये भी देखना है, समटाइम ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे ये नहीं पढ़ता कि हमने आंसर कितना सेलेक्ट करने हैं। ईच रीजन इज अ फिजिकल लोकेशन दैट हैज मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, बिल्कुल ये भी हो सकता है। रीजन्स आर फिजिकल लोकेशंस ऑफ योर कस्टमर्स, नो, कस्टमर की फिजिकल लोकेशन नहीं होती, ये एडब्ल्यूएस की अपनी लोकेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर हो ये वाले दो हैं, एक फर्स्ट वाला और एक थ्री वाला। AWS highly recommend provisioning your compute resources across availability zones, provisioning your compute across availability zones, तो AWS क्या करता है, आपके जो जो भी आपकी चीजें होती हैं, आप जो भी चीजें स्टोर करते हो डाटा, तो उसको वो कह रहा है नो अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर करता है, ऑल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, मल्टीपल सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। तो एडब्ल्यूएस वाले आपको हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप डाटा स्टोर करें, किसी अवेलेबिलिटी जोन को चूज करें, तो आप उस डाटा को मल्टीपल एजी के अंदर स्टोर करें फॉर हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, अगर एक जगह से आपका डाटा अनएक्सेसिबल हो जाए, वहां पे कोई डिजास्टर आ जाए, कोई मिस हैपन हो जाए, तो आप अपने डाटा को दूसरी जगह से एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन वाला। ट्रू और फॉल्स, एज लोकेशंस आर ओनली लोकेटेड इन सेम जनरल एरिया एज रीजन, तो आपने मुझे बताना है इसका ट्रू है या फॉल्स है। सर हरून क्या कह रहे हैं आप, सर मैंने कहा फॉल्स है। कैसे फॉल्स होगा ये। सर एज लोकेशन रीजन से रिलेटेड नहीं होती है ना सर, एज लोकेशन मतलब हर कंट्री के एंड एंड में दी हुई होती है, हाँ, हाई जरूरी नहीं लेटेंसी है, के, जरूरी लो नहीं है लेटेंसी कि के लिए। हमारे पास जो एज लोकेशंस हैं वो उसी रीजन के अंदर बनी हो जहाँ पे एडब्ल्यूएस का डाटा सेंटर पड़ा हुआ है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि हम एजुकेशन को बनाते ही इसलिए हैं, उस जगह पे बनाते हैं एजुकेशन को कि जहाँ पे एडब्ल्यूएस डाटा सेंटर नहीं लगे हुए, हम बनाते ही वहाँ पे, क्यों वहाँ बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे एडब्ल्यूएस डाटा सेंटर नहीं है तो उन कंट्री के लोगों को हमें जो है ना लोड रेसिपी प्रोवाइड करवानी है, तो वहाँ पे फिर हम एजुकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी सर्विस यूज की जाती है, उसके लिए क्लाउड फ्रंट सर्विस को यूज की जाती है। तो जो क्लाउड फ्रंट सर्विस होती है वो क्या होता है, क्लाउड फ्रंट सर्विस इज अ सीडीएन सर्विस, एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस होती है, जो एज लोकेशन को यूज करते हुए हमारे डाटा को फास्ट ट्रांसफर करती है, फास्ट डिलीवर करती है हमारे यूजर्स को।
ठीक है। तो एज लोकेशन के ऊपर क्या होता है, एज लोकेशन के ऊपर एक्चुअली ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो कैश ही हो जाता है, हमारे डाटा को कैश ही कर दिया जाता है एज लोकेशन के ऊपर। ठीक है। तो आपकी जो एज लोकेशन है वो एडब्ल्यूएस डाटा सेंटर है, जहाँ पे एडब्ल्यूएस का रीजन है कहीं बना हुआ वहां भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली इनको वहां बनाया जाता है जहाँ पे एडब्ल्यूएस डाटा सेंटर नहीं लगे हुए। ठीक है। ताकि वहां के लोगों को जल्दी रिस्पॉन्ड दिया जा सके, या वहां के लोगों को जल्दी जो है ना वो लो लेटेंसी मिल सके, लो लेटेंसी वहां के लोगों को मिल सके। एजुकेशन मोस्टली वहीं भी बनाते हैं। तो इसका जो आएगा वो ये होगा, फॉल्स होगा इसका। ठीक है, इसको सबमिट कर लेते हैं। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ Amazon लाइट सेल? Amazon लाइट सेल क्या होती है, मुझे पहले ये बता दें किसी को पता होगा। Amazon नो। लाइट सेल जो है ना हमारे पास एक कंप्यूटर सर्विस होती है। ठीक है। जो जस्ट लाइक हमारे पास EC2 की तरह ही काम करती है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर आती है क्योंकि मैनेज सर्विस होती है। जो EC2 है ना हमारे पास, EC2 क्या काम करता है, EC2 हमारे पास एक कंप्यूटर सर्विस है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर आता है। लेकिन जो लाइट सेल है, ये जस्ट लाइक EC2 की तरह ही काम करता है। एक सर्वर होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइट वेट एप्लीकेशन को, लाइट वेट जो हमारी होती हैं। लेकिन ये मैनेज सर्विस होती है, जिसको हम यूज, ये आता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर। ठीक है। तो इसका ये होगा क्योंकि लाइट वेट एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, तो ये मैनेज सर्विस होती है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंदर आएगा ये। You can launch multiple instances of different types from a single AMI when you launch EC2 instances. जी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बिल्कुल, ये वाला जो है ना हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। ये वाला हमारे पास ट्रू होगा। वही क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है यू कैन लॉन्च मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स फ्रॉम अ सिंगल AMI। तो बिल्कुल हम जो है ना एक सिंगल AMI से मल्टीपल इंस्टेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। हम सिंगल AMI से मल्टीपल इंस्टेंसेस को, एक ही इमेज को यूज करते हुए मल्टीपल इंस्टेंसेस को यूज कर सकते, बना सकते हैं एक ही EMI को। मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स कह रहे हो? डिफरेंट टाइप्स का मतलब ये हो सकता है कि उसके अंदर जो है ना वो सिक्योरिटी ग्रुप हो सकता है डिफरेंट हो, उनके अंदर इंस्टेंस टाइप डिफरेंट हो। ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो है ना AMI जो होगा वो सेम होगा, रूट वॉल्यूम सेम होगा उनके अंदर। नहीं तो सर, ये जब जब हम एएमआई बना रहे होते हैं उस वक्त हम फॉर एग्जांपल हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं और हम्म, मशीन टाइप सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम एक से ज्यादा एएमआई 1 2 3 4 की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स, तो टाइप्स तो एक टाइप तो डिफरेंट नहीं है, उसकी एक ही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम सब में एक होगा। और उसका T2 अगर हम सेलेक्ट किए वो सब में अप्लाई होगा, वो 4 5 6 इंस्टेंसेस हो सकती हैं। तो लेकिन वो सारी एक टाइप की होगी ना, ये कह रहा है डिफरेंट टाइप्स, इसलिए मुझे लगा कि ये फॉल्स है। हाँ, यहाँ पे जो है ना कंफ्यूजन आप क्रिएट हो सकती है आपके लिए, कोई डिफरेंट टाइप की यहाँ पे बात कर रहा है, ये कीवर्ड है डिफरेंट टाइप्स। ऑब्वियसली अगर हम AMI यूज बना रहे हैं, अगर एक ही AMI से मल्टीपल इंस्टेंस हम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सेम होंगे ना। लेकिन सेम इस तरह होगा कि उनका रोड वॉल्यूम सेम होगा, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होगा, लेकिन उनकी जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। उनका इंस्टेंस टाइप डिफरेंट हो सकता है, उनका सिक्योरिटी ग्रुप स्टोरेज डिफरेंट हो सकता है, तो उसकी जो है ना उस हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप। ठीक है। बाकी इसको देख रहेंगे कि ये सही होता है गलत होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ट्रू होगा हमारे पास। If your project requires you to run monthly reports that iterate through very large amount of data, which Amazon Cloud EC2 purchasing options should you consider? ठीक है, लार्ज अमाउंट डाटा हमने यूज करना है,
और यहाँ पे जो ना हमें क्लियरली नहीं बताया गया कि हमारा जो वर्कलोड किस तरह का है, लॉन्ग टर्म है या हमारे पास शॉर्ट टर्म है। तो इसलिए जो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर जो होगा ना वो ऑन डिमांड ही होगा, या रिजर्व्ड यहाँ पे हम कह सकते हैं, स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपका जो EC2 चलेगा ना, उसने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है आपके पास, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है आपके पास, तो उसके लिए जो है ना हम रिजर्व इंस्टेंस का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह नहीं बताया जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्लियरली नहीं बता रहा। उसको बताना चाहिए था कि आपके पास जो है ना वो कैसा वर्कलोड है, प्रेडिक्टेबल वर्कलोड है या अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड है, तो इस तरह का वो बताना चाहिए था। तो यहाँ पे देखें व्हाट इज इंक्लूडेड इन AMI। AMI के अंदर क्या होता है, रूट वॉल्यूम होता है उसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। लॉन्च परमिशंस होती हैं उसके अंदर, आप लोग के पास मैपिंग स्पेसिफाई वैल्यू टाइप इंस्टेंट दैट इज लॉन्च्ड, तो जिसके साथ वो मैप हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ होती है। इसके साथ जो है ना वो सारा ये सारे होंगे इसके, जो AMI होता है उसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशंस होंगी इसके। ठीक है भाइयों। Which EC2 features in it ensure your instance will not share a physical host? तो ये आपने मुझे बताना क्या होगा इसका। डेडिकेटेड सेट। कि आपका जो EC2 है ना, आप चाहते हैं वो उसका जो फिजिकल होस्ट है वो किसी दूसरे के साथ शेयर ना हो। शेयर का मतलब ये है कि उसके ऊपर किसी दूसरे पर्सन की वर्चुअल मशीन ना बने, एक ही होस्ट के ऊपर आपकी वर्चुअल मशीन चल रही हो आपकी कंपनी की। तो उसके लिए फिर हम डेडिकेट वाला ऑप्शन जो है ना उसको यूज करना पड़ता है, कि जो होस्ट है वो हमें डेडिकेट करते जाता है। लेकिन यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी हमें फिर वैसी ही आती है, ज्यादा आएगी। Pay as you go basis model, what is the billing interval for compute sources from time you launch sources until you terminate it? जब तक आप उसको बनाते हो और जब तक आप उसको टर्मिनेट नहीं करते। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना हमारे पास किस तरह कोर्स आएगी, बिलिंग इंटरवल फॉर आवरली द कंप्यूट सोर्सेज आवरली होता है। मंथली लॉन्च है सर, मंथली। सोर्सेज until you terminate it। अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन जो अभी हारून पूछ रहे थे वो वाला, यस सर, ये मैं आई इसी में थिंक सेम, कंफ्यूज हो हाँ गया। इसी के अंदर। तो यहाँ पे जो ना आई थिंक आवरली आएगा, लेकिन उसको हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, अगर अगर पे एज वो पैसे की बात करें तो जितना हम यूज करेंगे उतना पे किया जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला आएगा आवरली। योर वेब एप्लीकेशन नीड, अच्छा आपको इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ये आपको ना एक सिनेरियो दिया गया है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। योर वेब एप्लीकेशन नीड्स 4 इंस्टेंसेस टू सपोर्ट स्टडी ट्रैफिक ऑल द टाइम। ठीक है, आपकी आपके जो ना वो सर्वर चल रहे हैं आपके पास, और आपके सर्वर के ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रही है, और वो कह रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि 4 तो हमेशा चलने चाहिए आपके पास, वो बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है, 4 तो हमेशा चलते ही रहने चाहिए। ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ द ट्रैफिक ट्रिपल्स, तो वो क्या कहता है कि पूरे मंथ की जो ट्रैफिक होती है ना वो स्टडी होती है, स्टडी ट्रैफिक होती है, और उनको 4 सर्वर पूरे महीने में चलते हैं। लेकिन जो लास्ट के 3-4 दिन होते हैं ना महीने के, वहां पे ट्रैफिक इंक्रीज हो जाती है किसी वजह से, तो उनको हैंडल करने के लिए 4 सर्वर काफी नहीं है। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, कौन सा बेस्ट पैटर्न है जिसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रन 12 रिजर्व्ड इंस्टेंस ऑल द टाइम, कि आप 12 रिजर्व्ड इंस्टेंस ले लो और उनको हमेशा जो है ना वो चलाओ पूरा महीना। तो ये तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं होगा हमारे पास कि हम रिजर्व्ड ही यूज करें हमेशा। क्योंकि जो है ना अगर जो लास्ट 3 मंथ, जो लास्ट मंथ की ट्रैफिक है, तो वो तो तभी यूज होंगे जब ट्रैफिक बढ़ेगी। ठीक है, शुरू के लिए तो हमारे पूरे महीने के लिए तो हम 4 सर्वर काफी हैं, तो वो हम 4 ही चलाएंगे। सर मुझे थर्ड वाला लग रहा है इसका। हाँ, यहाँ पे जो ना थर्ड वाला होगा, कह रहा है कि रन 4 रिजर्व्ड इंस्टेंस कॉन्स्टेंटली, कि आपके जो 4 सर्वर ना वो चलते ही रहने हैं, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए में लेके जाना है। तो अगर लॉन्ग टर्म लेके चलना है हमने उनको, तो इसका मतलब हम रिजर्व्ड वहां पे यूज करेंगे। रिजर्व्ड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं। रिजर्व्ड इसलिए यूज करेंगे क्योंकि वहां पे हमें कॉस्ट कम पड़ेगी फिर उसकी। ठीक है, अगर वहां पे रिजर्व्ड यूज करें तो हमें वहां पे डिस्काउंट मिलेगा। फिर लेकिन जो लास्ट वाले हमें कुछ 3-4 दिन के लिए हमें एक्स्ट्रा सर्वर चाहिए, तो उसके लिए हम ऑन डिमांड यूज करेंगे, 8 ऑन डिमांड इंस्टेंसेस ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो हमारी ये स्ट्रेटेजी होगी हर मंथ के अंदर, कि हम 4 तो हमेशा चलेंगे हमारे पास, लेकिन हर मंथ के एंड पे जो ना हम ऑन डिमांड सर्वर यूज करेंगे 8 और।
ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक आ रही है एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ उसको मैनेज किया जा सके। तो ये वाला हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा। विच EC2 इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म वर्कलोड, तो ये मुझे बता दें। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, प्रिडिक्टेबल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? रिजर्व है रिजर्व्ड सर। होगा। तो अगर आप क्वेश्चन पूरा ना भी पढ़े तो आपको सम टाइम आइडिया हो जाता है, कीवर्ड आपने ढूंढने होते हैं, वो कीवर्ड मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कह रहा है लॉन्ग टर्म वर्कलोड है आपका, प्रिडिक्टेबल वर्कलोड है, मतलब हमने लॉन्ग टर्म लेके चलना है अपने सर्वर को, तो उसके लिए हम रिजर्व्ड यूज करेंगे। ऑन डिमांड भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। ठीक है, बेस्ट डिसीजन मेकिंग यहाँ पे ये है कि हम रिजर्व यूज करें, और हम अगर रिजर्व यूज कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पे। अगर आप ऑन डिमांड यूज करेंगे तो वहां पे आपको डिस्काउंट फिर नहीं मिलेगा उस हिसाब से। Which of the following must be specified when launching EC2 instances, Windows instance select to respond। ठीक है, जब हम कोई विंडो इंस्टेंस बनाते हैं तो उसके लिए कौन से दो हम करते हैं, स्टेप कौन से लेते हैं? सर टाइप और AMI। बिल्कुल, एक तो AMI चूज करेंगे, दूसरा उसको इंस्टेंस टाइप देंगे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं हम करेंगे। What is more economical than traditional data center for applications with varying compute workloads? Select the best answer। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो ये पूछ रहा है यहाँ पे, मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, कि अगर हम क्लाउड के ऊपर यूज कर रहे हैं EC2 को, तो उसका क्या बेनिफिट होगा अगर हम ऑन प्रेमिस के ऊपर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो एडवांटेज बताएगा, क्या एडवांटेज हमें मिलेगा या हम सो आई क्यों थिंक यूज थर्ड करते वाला हैं। होगा। थर्ड वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ऑन डिमांड की, कि हमें जब भी जरूरत होगी तब भी EC2 को बनाएंगे, उसके अलावा उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, EC2 इंस्टेंसेस कैन बी लॉन्च्ड ऑन डिमांड, जब भी जरूरत पड़ेगी तब भी उसको बना सकते हैं, उसके अलावा अगर नहीं जरूरत तो उसको हम स्टॉप करके रख सकते हैं। इस तरह की चीजें कर सकते हैं जो हम ऑन प्रेमिस के ऊपर नहीं कर सकते, इस तरह के पास। सबमिट करते हैं इसको और ग्रेड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और गलत हो गया, और वही वाला हो गया 6 वाला। ठीक है, तो इसको ट्रबल शूट करते हैं हम। ऐसा करते हैं, वही वाला ओपन कर लेते हैं MCQs, और फिर देखते हैं क्या उसके अंदर इसमें क्या डिफरेंस है। ये दो क्वेश्चन हमारे पास, एक ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, हाउ ऑफन डू यू पे फॉर कंप्यूट सोर्सेज फ्रॉम द टाइम यू लॉन्च योर सोर्सेज until you terminate with as pays you with the pay as you go basis। और यहाँ पे वो कह रहा है with the pay as you go specified amount what is the billing interval for computer from the time you launch। तो सेम क्वेश्चन है, दोनों जो क्वेश्चन हमारे पास सेम है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे हमने ये वाला लगाया, तो यहाँ पे हम जो ना वो ये लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि आपको मंथली ठीक है। तो अगर दोनों क्वेश्चन सेम है, और तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ही होगा, आवरली एंड सेकेंडली। ठीक है, सर आई थिंक इसमें जो बेसिक फर्क है वो आपका बिलिंग इंटरवल से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं बिलिंग आपको कब करेगा, दूसरा वही कह रहे हैं आपको चार्ज कैसे करेगा। हाउ ऑफन ये डू यू पे, सर हाउ ऑफन डू यू पे फॉर कंप्यूट और फॉर द टाइम यू लॉन्च अंटिल यू टर्मिनेटेड। और यहाँ पे वो पूछते यहाँ हैं पे आपसे इट इज यहाँ पे आई थिंक वो कह बिलिंग। रहे हैं कि बिल आपको किस हिसाब से करेंगे, यानी बिल कब कब करेगा हाँ, आपको इसको जब आप कह सकते हैं, आपको। इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका बिलिंग इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पे, व्हाट इज द बिलिंग इंटरवल फॉर कंप्यूटर सोर्सेज। ठीक है, तो अगर इंटरवल की बात हो रही है तो मतलब वहां पे वो इंटरवल की बात कर रहा है। ठीक है, अब इंटरवल के अंदर हमारे पास सेकंड या आवर्स नहीं आएंगे यहाँ पे, फिर हम ना उसको मंथली बेसिस पे पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन फिर होगा वो होगा, डेली तो नहीं हो सकता, क्वार्टरली भी नहीं होगा, यहाँ पे फिर हमें जो जैसे होती है कि हर मंथ का बिल आता है हमें बन के, तो हमारे यहाँ पे मंथली होगा। और यहाँ पे वो बात कर रहा है हाउ ऑफन डू यू पे फॉर कंप्यूटर फॉर द टाइम, फॉर द टाइम। ठीक है, लॉन्च अब जितना यहाँ पे बात कर रहे हैं, जितना यूज करोगे उतने आपको पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इंटरवल की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि अगर इंटरवल की बात नहीं हो रही तो हम जितना यूज करेंगे उतने पे करेंगे, जिसमें हम सेकंड भी आ जाएंगे, आवर्स भी आ जाएंगे हमारे। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इंटरवल की बात कर रहा है, बिलिंग इंटरवल जो हमारा होगा। तो बिलिंग इंटरवल आपको पता है कि जो बिलिंग इंटरवल होता है वो हम कहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो हम जाके देख सकते हैं कोस्ट एंड मैनेजमेंट कोड के अंदर जाके।
तो वो जो हमारा बिलिंग इंटरवल वहाँ पे शो हो रहा होता है, वहाँ पे मंथली रिपोर्ट बन के आ रही होती है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं था, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे सही से तो उससे क्या होगा, आपका जो है ना फिर स्किप कर सकते हैं, जो कीवर्ड वहां पे आ रहे थे आप उसको स्किप कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर गलत हो सकता है। बिल्कुल हमारा यहाँ मंथली होगा और इसको ग्रेड करके चेक कर लेते हैं। जी ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर।